नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट, जिसमें सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसे एनालिसिस करेंगे। यानी इस सब्जेक्ट के अंदर राजस्थान की ओर से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो स्टार्टिंग से हम बात करें राजस्थान की, तो सबसे पहले बात होगी उसके ओरिजिन के ऊपर, उसकी उत्पत्ति के ऊपर। राजस्थान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जनरली जो क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं वो इस वाले पार्ट से किए जाते हैं कि राजस्थान है वो पृथ्वी का ही कोई हिस्सा है, और पृथ्वी के हिस्से के रूप में ये किसी लैंड पार्ट पे स्थित है। और ये जो लैंड पार्ट होते हैं और काफी बड़े एरिया के रूप में होते हैं, तो उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। इन महाद्वीपों के लिए जो एक प्रचलित शब्द है जिसके लिए नाम दिया जाता है पेंजिया। जबकि इसके चारों का जो वाटर पार्ट है, जलीय भाग है, जो पृथ्वी का सबसे बड़े पार्ट के रूप में है, जिसको जनरली अपन ओशियन पार्ट या महासागरीय भाग नाम देते हैं। तो ये जो ओशियन पार्ट्स हैं, इनके लिए जो प्रचलित शब्द है ये रहता है आपका पेंथालासा। तो पेंथालासा मीन्स ओशियन पार्ट और पेंजिया मीन्स जो कॉन्टिनेंट पार्ट या महाद्वीपीय भाग। आगे चलकर जो पेंजिया भाग है इसका फिर से डिवाइडेशन हुआ और उन्हीं में से किसी पोर्शन पे राजस्थान था। यानी जब राजस्थान की उत्पत्ति की बात हम करेंगे तो पेंजिया, पेंथालासा, ये जो शब्द हैं इनसे इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद जैसे ही राजस्थान की उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति के बाद में राजस्थान का अपना एक लोकेशन होता है, जिसे ज्योग्राफी के अंदर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं अर्थात लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं उनके द्वारा दिखाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो राजस्थान की लोकेशन और उसकी एक्सटेंशन या विस्तार को लेकर होगा। अब लोकेशन या स्थिति के अंदर सामान्यतः अक्षांश देशांतरों को देखते हैं, उसी तरीके से विस्तार के अंदर क्षेत्रफल, आकृति और सीमाओं को हम कवर करेंगे। इसका मीनिंग इसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर है लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, अर्थात ये वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें कवर करना है स्थिति वाले पार्ट में अक्षांश एवं देशांतरों को। जबकि जो दूसरा पार्ट है अर्थात इसके अंदर जो विस्तार वाला जो पार्ट है, तो किसी भी स्थान का जो विस्तार है उस विस्तार में सबसे पहले लिया जाता है उसका एरिया, मीन्स उसका क्षेत्रफल। और जिसके पास अपना एक निश्चित एरिया होता है उसकी एक निश्चित आकृति होती है, उसका एक निश्चित शेप होता है, तो फिर लिया जाता है राजस्थान की आकृति को। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी एक अपनी निश्चित आकृति बनती है, उस वाले पोर्शन को भी हम यहाँ कवर करेंगे। और जिसके पास आकार या आकृति होती है उसके चारों ओर जो उसका अंतिम भाग होता है वो उसकी बाउंड्री या सीमाओं के रूप में होता है। राजस्थान के पास ये जो बाउंड्री है दो तरीके से होती है, एक पाकिस्तान के साथ लगती हुई और दूसरी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हुई। पाकिस्तान वाली है उसे इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में, और जो पड़ोसी राज्यों के साथ है उसे इंटर स्टेट बाउंड्री के रूप में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में इनका स्टडी किया जाता है। तो ये जो आपका सेकंड चैप्टर रहेगा इसमें इन दो पोर्शन को अपने को कवर करना है, एक तो लोकेशन वाला और दूसरा रहेगा आपका एक्सटेंशन या विस्तार वाला पार्ट, जिनके अंदर इन सब पॉइंट्स को लेके अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसके बाद राजस्थान की जिसकी अपनी एक निश्चित लोकेशन है उसके अंदर उसके फिजिकल पार्ट्स पाए जाते हैं, और उसके जो फिजिकल डिवीजन या जो फिजिकल पार्ट है उसमें कुछ ऐतिहासिक शब्द हैं और कुछ ज्योग्राफिकल शब्द हैं जो कि आज वर्तमान की कई लोकेशन से जुड़े हुए हैं। उस चैप्टर को हम कवर करेंगे। जैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल है उनकी वर्तमान स्थिति। अब इसका मीनिंग यह है कि कुछ हिस्टोरिकल लोकेशन है और कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और आज एट प्रेजेंट में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से जिलों में उनका विस्तार है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे राजस्थान का जो उत्तरी भाग है
जहां जनरली डेजर्ट का ऊंचा उठा हुआ भाग है, जिसे अपन जनरली नाम देते हैं थली लैंड, थली प्रदेश। इसका मीनिंग होता है अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, यानी मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स वाले पार्ट हैं, बालूका स्तूप वाले जो पार्ट हैं, इनके बीच का जो नीचा भाग है, उस नीचे वाले भाग को नाम दिया जाता है तली। तली जनरली एक मारवाड़ी शब्द है। तली यानी तले वाला भाग या तल वाला हिस्सा। तल बोले तो हिंदी का शब्द, तो बॉटम पार्ट बिटवीन टू सैंड ड्यून्स, यानी बालूका स्तूपों के बीच का जो नीची जगह है वो तली के रूप में, और उनका जो अपलैंड पार्ट या उठा हुआ भाग है उसको थली के रूप में। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर एक एरिया आता है अपने दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों का क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, और एक आता है अरावली के पश्चिम में जो एंशिएंट एलुवियल सोइल का पार्ट होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, उसको नाम दिया जाता है बांगड़। तो यहां ये दो शब्द हैं, वागड़ और बांगड़। इनमें क्या फर्क है? एक राजस्थान का जो डेजर्ट का पार्ट है, उस डेजर्ट पार्ट को नाम दिया जाता है मरु शॉर्ट के अंदर, और जो माउंटेन्स होते हैं जैसे अरावली पर्वतमाला है, इन माउंटेन्स या पर्वतों के लिए एक शब्द यूज होता है मेरू। तो मेरू में क्या डिफरेंस है, मरु में क्या डिफरेंस है, बागड़ क्या है, वागड़ क्या है, थली क्या है, तली क्या है? तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल शब्द हैं और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्डिंग भी राजस्थान में है। तो इन वर्ड्स को अपन डिफाइन करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें ऐतिहासिक और जो भौगोलिक शब्द हैं उनका आज वर्तमान में राजस्थान से कहां से संबंध है। इसका मीनिंग मरु वो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है, और मेरू जो कि आज वर्तमान में राजस्थान में अरावली के रूप में है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राजस्थान के अंदर राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को लेकर है। फिजिकल डिवीजन जैसे हमारे शरीर के भी कुछ फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा सिर है, अपने हाथ हैं, अपने पांव हैं, उसी तरीके से राजस्थान के भी अपने फिजिकल डिवीजन है, उसके फिजिकल पार्ट्स हैं। तो राजस्थान में जनरली जो फिजिकल पार्ट्स अपने को पढ़ने में आते हैं या जिनका स्टडी किया जाता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 4 के रूप में फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान के अंदर जब हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन की, तो इसमें सबसे पहले लेंगे रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग, यानी ऊंचाउच के आधार पे। तो ऊंचाउच के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचे जो फिजिकल डिवीजन होते हैं उन्हें कहा जाता है माउंटेन या पर्वतीय भाग। माउंटेन से जो नीचे पार्ट्स होते हैं, जिनका ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक सपाट होता है या प्लेन पार्ट होता है, लेकिन ये चट्टानी भाग के रूप में रहते हैं, जिन्हें जनरली नाम दिया जाता है पठारी भाग। इनका फॉर्मेशन या निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट लावे के द्वारा होता है। इन पठारी भागों के बाद में आगे का जो नीचे वाला भाग है, जो कि फर्टाइल लैंड के रूप में होता है, उपजाऊ भाग के रूप में होता है, उन भागों को सामान्यतः नाम दिया जाता है प्लेन एरिया या मैदानी भाग। और उसके आगे का एरिड पोर्शन, जहां सामान्यतः वर्षा कम होती है, उस एरिड पार्ट को नाम दिया जाता है डेजर्ट या मरुस्थल। तो मरुस्थल वैसे हाइट के अकॉर्डिंग तो मैदान के इक्वल टू ही माने जाते हैं, मैदान जैसे ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती हैं, यहाँ रेनफॉल या वर्षा की मात्रा सामान्यतः कम होती है, इस कारण ये डेजर्ट के रूप में डिफाइन होते हैं। जबकि ये हाइट के अकॉर्डिंग या अपने रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं कि सामान्यतः ऊंचाउच के आधार पर सबसे नीचे भाग कौन से, मैदान जो लैंड पोर्शन पे होते हैं, उसके बाद में उनसे ऊंचे भौतिक प्रदेश को पठार, और सबसे ऊंचे भौतिक प्रदेश के रूप में होते हैं माउंटेन। इसका मीनिंग इनका एक तो बेस माना गया रिलीफ फीचर्स को, ऊंचावच को, और एक दूसरा जिसको अपन ने मरुस्थल या डेजर्ट कहा है वो डिफाइन होता है क्लाइमेट या जलवायु के अकॉर्डिंग, कि किसी भी भाग को आप डेजर्ट कह रहे हो, इसका मीनिंग है वहां वर्षा की मात्रा बहुत कम है। और वर्षा मुख्यतः किसका पार्ट होता है, क्लाइमेट या जलवायु का। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर में, उन्हें मुख्यतः इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो आपके रिलीफ फीचर्स के ऊपर ऊंचाउच के आधार पे, और एक पोर्शन रहेगा क्लाइमेट के बेस पे। तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है जो 4 माने जाते हैं, यानी हाइट से देखें पर्वत, पठार, मैदान, ये रिलीफ फीचर के ऊपर डिपेंड है, जबकि एक
रेनफॉल के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखें तो डेजर्ट वाला पार्ट। अब जो फिजिकल डिवीजन आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, उनके बाद में एक टॉपिक आता है राजस्थान के उन फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड उनका क्लाइमेट। तो मीनिंग है राजस्थान के फिजिकल डिवीजन है, इसका मीनिंग राजस्थान है, और राजस्थान की क्लाइमेट है, यानी इन्हीं फिजिकल डिवीजन की क्लाइमेट को अपने को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लाइमेट ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु के बारे में जब भी अपन स्टडी करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जलवायु के टॉपिक को अपने को कवर करना है तो सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु का अर्थ क्या होता है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान के जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है या जलवायु वर्गीकरण जो दिए गए हैं उनके बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ट्रिवार्था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और थॉर्नथवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण, जिसमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो सीजन या जो ऋतुएं दी गई हैं आपके, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इन ऋतुओं का अध्ययन करना है अपने को इस वाले पार्ट में, जो लास्ट पॉइंट है। और लास्ट में इस चैप्टर में कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपकी समवर्षा रेखा, आइसो हाइट्स और समवायुदाब रेखा अर्थात आइसो बार लाइन से जुड़े हुए हैं, और इन पॉइंट्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को अपन कवर करेंगे। अर्थात हर एक चैप्टर है उसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उन मेन पॉइंट्स को लेके अपन चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स को टारगेट करके एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई करता है। इसके बाद में क्लाइमेट के आगे जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान या रिवर्स ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान की नदियां। जनरली जो आपका रिवर्स वाला जो पार्ट होता है उसका डिवाइडेशन या तो ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग या डिस्चार्ज पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी नदियों के या तो उद्गम के आधार पे या नदियों के संगम के आधार पे इनका डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे कि जो नदियां हैं, एक तो भारत के उत्तर में पर्वतीय भाग से निकल के आती हैं जिन्हें नाम दिया जाता है हिमालयी नदियां। दूसरा है जो इंडिया का प्रायद्वीप पठार वाला हिस्सा है, उस वाले पार्ट से निकलने वाली नदियां जिनको नाम दिया जाता है प्रायद्वीप पठार की नदियां। इसका मीनिंग है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो रिवर्स क्लासिफिकेशन होता है वो उनके ओरिजिन पॉइंट को लेकर होता है, लेकिन राजस्थान में नदियों को क्लासिफाइड हम या उनका वर्गीकरण जो है उनके संगम के आधार पे करते हैं। अर्थात नदियां अंतिम किस बिंदु तक जाती हैं, उनका लास्ट में जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है या डिस्चार्ज पॉइंट जो होता है वो किस पार्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे राजस्थान के अंदर सामान्यतः ड्रेनेज सिस्टम की बात हम करें, राजस्थान में जो अरावली वाला पार्ट है, इस अरावली वाले पोर्शन के ईस्ट वाले पार्ट की ओर जाने वाली जो नदियां हैं ये मुख्यतः यमुना में मिलती हैं, और यमुना आगे गंगा तक जाती है, और गंगा इन सब को लेके बंगाल की खाड़ी की ओर, तो इनको बे ऑफ बंगाल रिवर या बंगाल की खाड़ी की नदियों के रूप में, जबकि दूसरा ड्रेनेज सिस्टम है अरावली के वेस्ट की ओर जिनको अरेबिक सी रिवर या अरब सागरीय नदियों के रूप में हम देखते हैं। तो दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो आपका अरब सागरीय नदियों के रूप में, जबकि स्टार्टिंग वाला था वो बंगाल की खाड़ी की नदी के रूप में। और तीसरे प्रकार का जो ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान में, जिसमें इनलैंड रिवर्स पाई जाती हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है। अंतः प्रवाही नदियां अर्थात जिनमें वर्तमान में अधिक पानी नहीं है और पानी की मात्रा जितनी है वो भी सामान्यतः अंतः प्रवाह के रूप में है, यानी इनलैंड के रूप में है। तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, या अपवाह तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब उनकी मेन जो रिवर है वो कौन कौन सी हैं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करके अरब सागर की नदियों, अंतः प्रवाही नदियों
और बंगाल की खाड़ी की नदियों के रूप में कवर करेंगे। इसके बाद अपवाह तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है लेक्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झील वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं जो स्वीट वाटर लेक है, मीठे पानी की जो झीलें हैं, वो सामान्यतः बहते हुए पानी पे या नदी जल पे डिपेंड करती हैं। और दूसरी ओर ब्राइन वाटर लेक या जो खारे पानी की झीलें हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर अपन राजस्थान की जो झील हैं उन्हें पानी की प्रकृति के अकॉर्डिंग, यानी वाटर नेचर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक अपने को पढ़ना है ब्राइन वाटर लेक के रूप में, खारे पानी की झीलों के रूप में, और दूसरा स्वीट वाटर लेक या मीठे पानी की झीलों के रूप में। और इसमें राजस्थान के इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं और मीठे पानी में कौन सी हैं, उन झीलों के पीछे बनने का कारण क्या है, अर्थात जो खारे पानी की झील है उसके खारे होने का कारण क्या है, ब्राइन वाटर लेक के सैलिनिटी का रीजन किस चीज को माना जाता है, और जो स्वीट वाटर है लेक है उसमें उनके मीठेपन का रीजन किस चीज को माना गया है, या वो मीठे पानी की झीलों के रूप में क्यों डिफाइन हुई है, उनके कारण भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है और राजस्थान की जो लेक है, इनके पानी को अपन कलेक्ट करके कई बार बड़े डैम बनाते हैं, और उन डैम के जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं वो इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, अर्थात बहुउद्देश्य परियोजनाओं के रूप में। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपका मेनली इरिगेशन के नाम से सिलेबस में दिया गया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रूप में, जिसमें इरिगेशन के कई मोड या माध्यम होते हैं। जैसे आप अपने खेत में सिंचाई या कृषि करते हैं तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता हमें होती है। तो सिंचाई अपन कई माध्यम से कर सकते हैं, जैसे अपने जो ट्यूबवेल या नलकूप हैं उनके माध्यम से, या ट्यूबवेल से पहले अपने खेतों के अंदर ज्यादा प्रचलित थे वेल्स या कुएं। और जिन एरिया में मुख्यतः नदियां कम होती हैं, दूसरे स्टेट से पानी लाया जाता है, उसमें सामान्यतः कृषि कैनाल्स के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है। जैसे राजस्थान का मोस्टली नदन और वेस्टर्न वाला पार्ट है, उत्तर और पश्चिम वाला पार्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तालाब या जो पॉन्ड है उनके माध्यम से सिंचाई। तो एक तो इस चैप्टर में हमें देखना है मोड ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनको हम क्लासिफाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें एक स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को स्मॉल, मीडियम या मेजर या मैक्रो प्रोजेक्ट तब कहेंगे जिसके एरिया का अगर हमें पता हो। इसका मीनिंग इनको क्लासिफाइड, इनका जो इरिगेशन एरिया है उसको टारगेट करके किया गया है। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसमें दोनों तरीके से हम इसे कवर करेंगे, एक तो मोड ऑफ इरिगेशन के रूप में और जो इरिगेशन क्लासिफिकेशन है उसके रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं मिनरल्स या खनिज, उस खनिज के रूप में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मिनरल्स वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में दिया गया है मेटालिक अर्थात धात्विक खनिजों के रूप में और नॉन मेटालिक अर्थात अधात्विक खनिजों के रूप में। मेटालिक और नॉन मेटालिक इन दोनों पोर्शन को अपन कवर करते हुए और इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनके यूज को भी कवर करेंगे। और राजस्थान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, कुछ संस्थान स्थापित हैं, उनके बारे में स्टडी भी करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो लेटेस्ट मिनरल्स पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं, क्या प्रावधान रखे गए हैं, उसको भी इस चैप्टर में लेकर चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है जहां से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर। तो एग्रीकल्चर के चैप्टर की जैसे ही हम बात करें तो इसके अंदर एक तो रहता है आपका कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें एक तो आपका जनरल एग्रीकल्चर होता है और दूसरा साइंटिफिक एग्रीकल्चर। सामान्य कृषि होती है, उसके अंदर उत्पाद या जो प्रोडक्शन है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर साइंटिफिक एग्रीकल्चर है तो उसमें आपका प्रोडक्शन फिक्स होगा। जैसे मैं कहूं सेरिकल्चर, तो इसका मीनिंग उत्पादन है आपका रेशम का उत्पादन, रेशम के कीट पालना। यदि मैं कहूं विटीकल्चर तो तय है कि इसके अंदर मुख्यतः अंगूर का उत्पादन करना। यदि कहा जाए एपीकल्चर
तो मधुमक्खी पाल के और फिर शहद का उत्पादन करना, अर्थात जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका फिक्स हो, कोई भी एक उद्देश्य आपका फिक्स हो, तो इसका मीनिंग वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है। और जिसमें सामान्यतः उद्देश्य या टारगेट अपने नहीं होते, और जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य खेती करते हैं, जो किसी पुरानी तकनीक पे की जाती हो, तो उनके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में पाली वालों के द्वारा जो एग्रीकल्चर की जाती है जैसलमेर के उत्तरी भागों की ओर, उनको नाम देते हैं अपन एक खड़ीन एग्रीकल्चर। तो ये सामान्य कृषि है। खड़ीन एग्रीकल्चर का मीनिंग पश्चिमी राजस्थान में पाली वालों की कृषि को खड़ीन कहा जाता है। इसका मीनिंग इसका जो प्रोडक्शन या जो उत्पाद है वो फिक्स नहीं है, इसमें फसल कोई भी की जा सकती है। लेकिन पीसी कल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, इनमें आपका जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो फिक्स होता है। इसके बाद में कृषि प्रकार के बाद में इसी चैप्टर का एक पार्ट और आता है, एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, कृषि का वर्गीकरण, जो कि सामान्यतः दो आधार पे किया जाता है। एक तो मौसम के अकॉर्डिंग और एक दूसरा एग्रीकल्चर के उसके यूटिलिटी या उसके उपयोग के आधार पे। तो कृषि जो उत्पाद है उनकी यूटिलिटी किस सेक्टर में है, उन्हें खाने के रूप में काम में ले रहे हैं अर्थात अनाज या खाद्यान्न के रूप में, उन फसलों को अपन दाल के रूप में काम में ले रहे हैं अर्थात दलहन के रूप में, उन फसलों से अपन तेल निकाल रहे हैं अर्थात तिलहन फसलें, या फिर वो जो दूसरा जो प्रकार है इनका मौसम के आधार पे, उसकी ओर देखा जाए तो मौसम के अकॉर्डिंग एक तो बारिश के समय की फसलें होती हैं जिनको नाम दिया जाता है खरीफ एग्रीकल्चर या खरीफ क्रॉप्स के नाम से, जिनको काटने का समय होता है अपने अक्टूबर या नवंबर के आसपास। दीपावली का जब समय होता है तब उसके अकॉर्डिंग उसी का एक दूसरा नाम है स्यालू। और फिर दीपावली के आसपास जो फसलें बोई जाती है अक्टूबर नवंबर मंथ में, उन्हें काटने का समय मुख्यतः मार्च या अप्रैल के आसपास होता है, अर्थात उनको गर्मियों के आसपास काटा जाता है। तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में उसका नाम है रबी क्रॉप्स, और कटाई के मौसम के आधार पे गर्मियां आ जाती हैं, इस आधार पे उसको उन्यालू भी कहा जाता है। गर्मियों के लिए एक प्रचलित शब्द होता है उन्याला, जब सर्दियों के लिए होता है स्याला। तो जो खरीफ वाली यानी जो गर्मियों में बोई जाएंगी वो सर्दियों के पास में काटी जाएंगी, तो उनकी कटाई के मौसम के आधार पे भी इनको नाम दिए जाते हैं। तो कृषि का वर्गीकरण है, इसको अपन दो आधार पे कंप्लीट करेंगे, एक तो मौसम के आधार पे और एक दूसरा है इनके उपयोग के आधार पे, यानी कृषि उत्पाद या फसल है उसका उपयोग या यूटिलाइजेशन किस सेक्टर में है। उसके बाद में रहेगा अपना नेक्स्ट चैप्टर वेजिटेशन या वनस्पति को लेकर। तो वनस्पति इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के अकॉर्डिंग, इसमें से कुछ क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं एग्जाम में। और वेजिटेशन वाला जो पार्ट है इसमें कई पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। एक तो वेजिटेशन या जो वनस्पति है, इसको लेकर कई बार हमारे यहाँ पॉलिसीज बनाई गई हैं कि अपने लैंड पोर्शन है, जितना भी स्थलीय भाग है उसके इतने भाग पे अपने फॉरेस्ट्री एरिया होना चाहिए। हर 2 साल बाद में इसकी जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। तो अपनी जो वेजिटेशन या जो वन है उनसे रिलेवेंट जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वाली है उसके बारे में। उसके बाद में जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है या वनों का जो वर्गीकरण है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट है उनका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में वनों से संबंधित या फॉरेस्ट्री रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कुछ इंपॉर्टेंट डे या जो पुरस्कार हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे। उसके बाद में रहेगा आपका वनस्पति के अंदर यानी वनों के अंदर वन्य जीवों को संरक्षण प्राप्त होता है, और यह 2 तरीके से होता है। अगर वन्य जीवों को संरक्षण का तरीका अपन ने उनकी नेचुरल साइट पे ही खोजा है, अर्थात वन्य जीवों को उस एरिया में रखा जाए जहां वन्य जीवों को खुलापन रहे, उन्हें बांधा नहीं जाए किसी भी तरीके से, और उन्हें एक प्राकृतिक आवास जैसा महसूस हो, यानी जो आपका वन्य जीव वाला जो पार्ट है वो उसी क्षेत्र में रहे जो सामान्यतः उसका मूल क्षेत्र है। इस प्रकार के संरक्षण को नाम दिया जाता है इन सिटू, अर्थात स्वाई स्थानीय संरक्षण। नाम से पता लग जाएगा, यानी जीवों को संरक्षण उसके जो नेचुरल साइट होती है वहीं पे दिया जाए। और कई बार जीवों को उनकी नेचुरल साइट से निकाल के और आउटर साइड में उनको
कंजर्व किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है बहिस्थानीय संरक्षण। अर्थात एक्स सिटू, जीवों को उनकी नेचुरल साइट से बाहर ले जाके संरक्षण देना। तो ये वाला जो चैप्टर होगा इससे स्वस्थानीय और बहिस्थानीय अर्थात इन सिटू और एक्स सिटू के जो एग्जाम्पल होंगे उसके आधार पर कंप्लीट किया जाएगा। सामान्य तौर पे स्वस्थानीय ये सेंचुरीज के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में, जो बायोस्फीयर पार्क है उनके रूप में, रामसर साइट के रूप में, उनके रूप में इनको जाना जाता है। जबकि दूसरी ओर एक्स सिटू यानी वन्य जीवों को उनकी नेचुरल साइट से निकाल के कहीं दूसरे स्थान पे संरक्षण देना, जैसे जो जू या जंतुआलय हैं उनके अंदर, या कुछ जलीय जीव होते हैं जिनको अपन सागर, महासागर या झील वाले पोर्शन से निकाल के उनको एक्वेरियम में लेकर आते हैं। तो एक्वेरियम में लेकर आना, इसका मीनिंग उसको एक कांच के बाउल या शीशे में अपन ने बंद कर दिया, इसका मीनिंग ये है एक्स सिटू। उसकी नेचुरल साइट से अगर उसको बाहर लेके चले गए यहाँ पे तो ये बहिस्थानीय संरक्षण, और उसी की नेचुरल साइट पे यदि उसको संरक्षित किया गया है तो इसका मीनिंग है इन सिटू। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना ऊर्जा वाला, एनर्जी वाला, जिसमें एक तो कॉन्वेंशनल जो एनर्जी है उसके बारे में, दूसरा है नॉन कॉन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत जो ऊर्जा है उसके बारे में। अब ये जो दो शब्द हैं कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल, इनका मीनिंग क्या है? तो एक तो ऊर्जा की वो तकनीक जो पुरानी है और परंपरागत तरीके से, यानी ट्रेडिशनली जो एनर्जी अपन डेवलप कर रहे हैं पुराने तरीके से, जैसे जल विद्युत है, हाइड्रो एनर्जी है, और आपकी सामान्यतः जो थर्मल एनर्जी बोली जाती है जो एनर्जी प्रोडक्शन में मैक्सिमम मानी जाती है। तो ये दोनों ही पुरानी टेक्निक के ऊपर है। आजकल जो न्यूली एनर्जी आप सुन रहे हैं जैसे सोलर एनर्जी, ये पहले इतनी प्रचलन में नहीं थी जितनी पिछले 10, 15, 20 सालों से है। तो इसका मीनिंग है ये नॉन कॉन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जाओं में है। पुराने समय से एनर्जी उत्पादन में इसको शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें एक तो रहेगा अपना सोलर एनर्जी वाला पार्ट, दूसरा विंड एनर्जी वाला पार्ट, बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा यानी जो टाइड एनर्जी या टाइडनल एनर्जी के रूप में, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के जो प्रकार हैं वो आपके दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जाओं के रूप में और एक गैर परंपरागत ऊर्जाओं के रूप में, यानी परंपराओं से हटकर जो लेटेस्ट टेक्निक के ऊपर डिपेंड है, जिनसे सामान्यतः पोल्यूशन कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका पॉपुलेशन या जनसंख्या को लेकर, यानी जिसमें मानव जनसंख्या को, सर्वाधिक वितरण को, उसके घनत्व को, उसके लिंगानुपात को और उसके धार्मिक संगठन को, यानी जो किस रिलीजन के लोग राजस्थान में सर्वाधिक हैं, कौन से जिलों में वो सर्वाधिक हैं, और फिर जनसंख्या से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं या जो नीति हैं उनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर रहता है लाइव स्टॉक या पशु संपदा। पशु संपदा में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो पशुओं की गणना के जो डेटा हैं जो अभी तक आपके उपलब्ध हैं 2012 के, और अभी जो आने हैं वो हैं 2019 के डेटा के रूप में। तो इनको हम कवर करेंगे, एक तो लाइव स्टॉक के अंदर, और एक दूसरा है पशुओं की कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में, यानी लाइव स्टॉक के अंदर उनके ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो सिप ब्रीड है उनके किसी 8 ब्रीड के नाम लिखिएगा। तो इसका मीनिंग इनकी नस्लों के कम से कम आपको जो इंपॉर्टेंट पशु हैं उनके 7-8 नाम कम से कम याद होने चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट, यानी औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास में इंडस्ट्रीज के लिए आजकल किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? तो औद्योगिक विकास के लिए एक तो समय समय पे अपने इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनाई जाती हैं, औद्योगिक नीतियां बनाई जाती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर स्थापित किए गए हैं, यानी जिनको DICS के नाम से जनरली अपन जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स के रूप में, जिनके राजस्थान में वर्तमान में संख्या 36 है।
और कुछ डिस्ट्रिक्ट जहाँ इंडस्ट्री अधिक है वहाँ उनके सब सेंटर भी लगे हुए हैं 8। तो एक अपन DICS सेंटर्स की स्थापना करते हैं और एक इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके उत्पादित माल को आसानी से निर्यात करने के लिए और इंडस्ट्रीज को सस्ती भूमि या लैंड अवेलेबल करवाने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको अपन सेज सेक्टर में शामिल करते हैं। तो सेज एरिया का मीनिंग जनरली होता है कि ऐसी लैंड जहां सामान्यतः इंडस्ट्रीज को मिनिमम टैक्स देना हो, उनका जो हाइड्रो पावर का जो चार्ज है वो एक तरीके से डोमेस्टिक चार्ज है उसके इक्वल टू रहता है, और वहां पे जो उत्पादित माल है या जो निर्यात किया जाने वाला माल है उस पर मिनिमम टैक्स होता है। तो वो सारा इसमें अपन कवर करेंगे। और औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो राजस्थान में स्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे RFC, रासिको, रिको, रूडा। तो इन संस्थानों के बारे में भी अपने को पढ़ना है। और फिर एक सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग जो कि यूपी से लेके और महाराष्ट्र मुंबई के तटीय क्षेत्र तक विकसित किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है DMIC कॉरिडोर, अर्थात दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इस तरीके से आपके सिलेबस के जो चैप्टर हैं, ये जो 16 चैप्टर हैं, यहां तक इस सिलेबस को अपन कवर करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा ओरिजिन ऑफ राजस्थान, जो आप अपनी आज की क्लास में देखेंगे या आज हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ राजस्थान या राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर। जो अभी अपना सिलेबस डिस्कस हुआ था उसके अंदर अब राजस्थान की उत्पत्ति की जैसे ही बात होती है तो इसके अंदर वर्ल्ड का एक निश्चित पार्ट है जो कि लैंड पोर्शन के रूप में कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के भाग में है, और ये पार्ट है अप्रोक्सीमेट 29% पार्ट, जो लैंड पोर्शन या स्थलीय भाग के रूप में, और काफी बड़े स्थलीय भाग हैं जिन्हें नाम दिया जाता है महाद्वीपीय भाग। इन महाद्वीपीय भागों के लिए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो शब्द काम में लिया गया उसको नाम दिया गया पेंजिया। अब जनरली यही पूछते हैं कि पेंजिया क्या है, यानी जो कॉन्टिनेंट जो पार्ट है वो क्या है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये एक ऐसा लैंड पोर्शन है जिसके चारों ओर या जो सराउंडिंग पार्ट है वो जलीय क्षेत्र है। तो वह स्थलीय भाग जो चारों ओर जलीय भाग से घिरा हुआ है वो पेंजिया के रूप में या महाद्वीप के रूप में है। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है जो वाटर पोर्शन के रूप में है वो महासागर, जिसको नाम दिया गया है पैंथालासा। पैंथालासा वाला जो पार्ट है इसका अपने राजस्थान से वैसे कोई संबंध नहीं है। इसका मीनिंग राजस्थान से जो रिलेवेंट पार्ट है वो निकल कर आएंगे अपने पेंजिया वाले पार्ट से। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है उस मैग्मा से जो कन्वेक्शन करंट या जो सवैन तरंगे ऊपर की ओर आती है वो पृथ्वी के ऊपर वाले जो लैंड पोर्शन या स्थलीय भाग है उसको हिलाती हैं, और हिलने के कारण जो पेंजिया पार्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यानी महाद्वीपों का विभाजन हुआ। और इस विभाजन के कारण इसका एक ऊपर वाला जो लैंड पोर्शन है उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, स्थलीय भाग है जिसका नाम अंगारा, और लैंड पोर्शन होने के कारण इसको आगे लैंड लिखा गया। एक इसका सदर्न पार्ट है जिसको नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड, यह भी स्थलीय भाग के रूप में, इस कारण इसमें भी लास्ट में जो शब्द काम में लिया गया है लैंड शब्द। और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है जो कि एक जलीय भाग के रूप में है जिसको जियोसिंक लेन अर्थात भूसनती के रूप में रखा गया है, और इसको नाम दिया गया टेथिस सी। कहा जाता है कि जो टेथिस सागर वाला जो पार्ट है यह भारत के उत्तर में जो स्थित हिमालय है वहां तक विस्तृत था। इसका मीनिंग हिमालय के उत्तर वाला जो पार्ट है यह भारत के पास नहीं है। मीनिंग यह हुआ कि जो ऊपर वाला जो अंगारा लैंड वाला जो पार्ट है उस पे भारत स्थित नहीं है। इसका मीनिंग भारत की स्थिति जो आती है वो कहीं ना कहीं टेथिस सागर जो हिमालय से और बाद में राजस्थान के पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो भारत की जो लैंड पार्ट जो माना जाता है, मुख्य जो भूमि मानी जाती है वो गोंडवाना लैंड पे मानी जाती है, जबकि दूसरा भाग टेथिस सागर के रूप में माने जाते हैं कुछ फिजिकल डिवीजन, जैसे हिमालय वाला पार्ट हुआ
राजस्थान के जो पश्चिम की ओर ग्रेट डेजर्ट एरिया है उसको अपन तैतीस सागर के पार्ट के रूप में मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो पार्ट थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाले पार्ट, जिसमें से कुछ हमारे यहाँ थे और कुछ हमारे यहाँ नहीं थे, जिसमें अंगारा लैंड को अपने यहाँ नहीं लेना अपने को, इसका मीनिंग अपना जो संबंध रहेगा वो गोंडवाना लैंड से, और कुछ बचा हुआ जो भाग है वो हमारा किस पार्ट से बना हुआ है, तैतीस सागर से। अब इसमें स्टार्टिंग की थी अपन ने डायग्राम में पेंजिया से। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पेंजिया वाला जो भाग है वो कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, सुपर कॉन्टिनेंट एरिया नॉन एज पेंजिया, इसका मीनिंग जो जितने महाद्वीप थे उन सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से मिला के पेंजिया कहा जाता है। एट प्रेजेंट पेंजिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, कि जो पेंजिया है वो आज वर्तमान में दो भागों में विखंडित है। नदन पार्ट इज नॉन एज अंगारा लैंड, उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड के रूप में, एंड सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नॉन एज गोंडवाना लैंड। इस रूप में अपने को देखने को मिलता है, जो डायग्राम में भी अपन ने देखा है कि इसका नदन पार्ट अंगारा लैंड के रूप में, जहां से अपना कोई संबंध नहीं था। दूसरा पार्ट सदर्न पार्ट के रूप में गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, जिसमें भारत स्थित है, और जहां भारत स्थित है वहीं राजस्थान स्थित है। अर्थात राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि वो पेंजिया के किस पार्ट पे है, तो आंसर क्या रहेगा अपना, पेंजिया के सदर्न पार्ट अर्थात गोंडवाना लैंड का पार्ट। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा शब्द था अपने सामने पेंथालासा। तो पेंथालासा पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेंजिया के चारों ओर जो सराउंडेड पार्ट था जो कि वाटर पोर्शन के रूप में है, उसी वाटर पोर्शन को अपन पेंथालासा के रूप में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेगनर इट वाज ए सुपर ओशियन पार्ट एज पेंथालासा, नॉन एज पेंथालासा, अर्थात यानी जो चारों ओर का जो महासागरीय भाग था उसे हम पेंथालासा के रूप में जानते हैं, और उसका जो मेन ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन को माना जाता है, अर्थात प्रशांत महासागर को माना जाता है। तो पेंजिया के चारों ओर के जो भाग है महासागरीय भाग, उनको संयुक्त रूप से नाम दिया गया था पेंथालासा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इसी में आता है एक आपका तैतीस सी वाला पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था इट वाज ए जियोसिंक लैंड, अर्थात यानी जो पृथ्वी के ऊपर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाले जो दो पार्ट थे पेंजिया के, उनके बीच का जो भाग था उसको नाम दिया गया था तैतीस सी, तैतीस सागर वाला पार्ट, जो कि एक तरीके से जियोसिंक लैंड पार्ट था, एक भूसनती के रूप में था, और इसका भी कहीं ना कहीं राजस्थान के ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति में योगदान रहा है। तो राजस्थान की जो ओरिजिन या उत्पत्ति है उससे रिलेवेंट दो शब्द अपने सामने आते हैं, एक तो जो गोंडवाना लैंड है और दूसरा है तैतीस सी वाला पार्ट। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का जो निर्माण है या फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान है वो कौन से भागों से हुआ है, तो उसमें आपको दो शब्दों को रखना है, एक तो जी को और एक टी को, यानी गोंडवाना लैंड को और तैतीस सागर को। और जनरली हम जब इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, तो जी पहले आता है और टी बाद में आता है। तो जो जी वाले पार्ट हैं उनको इस तरीके से याद रखना है कि एंशिएंट पार्ट है, ये पुराने भाग है, जैसे कि जी पहले आता है उसी तरीके से। और टी वाले जो फिजिकल डिवीजन है, यानी तैतीस सागर के ऊपर जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, वो बाद में बने हैं, जैसे अल्फाबेट में जी के बाद में टी आता है। तो गोंडवाना लैंड वाले जो पार्ट हैं सामान्यतः चट्टानी भाग है, यानी ये कठोर भाग है, जिसमें सबसे प्राचीन माना जाता है अरावली वाले पार्ट को, ये एंशिएंट पार्ट है। उसके बाद में दूसरा चट्टानी भाग राजस्थान के अंदर माना जाता है हाड़ौती पठार को। तो जो हाड़ौती प्लेट्यू है या हाड़ौती पठार जो है, यह राजस्थान में गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है अरावली के बाद। उसके बाद में जो न्यूली पार्ट है या जो नवीनतम भौतिक प्रदेश हैं, जिनमें लिया जाता है तैतीस सागर के पार्ट के रूप में, और वो दोनों ही पार्ट आपके सोइल वाले पार्ट है, यानी मिट्टी वाले भाग हैं, जहां मिट्टी उपस्थित होती है, जिसमें पहला आपका डेजर्ट, और जो न्यूली पार्ट है या राजस्थान का जो लेटेस्ट फिजिकल डिवीजन के रूप में लिया जाता है, राजस्थान का सदर्न ईस्टर्न प्लेन या ईस्टर्न प्लेन, राजस्थान का पूर्वी मैदान या दक्षिणी पूर्वी मैदान,
तो ये वाला भाग है जो मैदानी भाग है या जो सोइल वाले पार्ट हैं ये बाद में बने हैं, और जो आपके चट्टानी भाग हैं वो पहले बने हैं। और चट्टानी भाग में भी लगभग सभी को ध्यान रहता है कि राजस्थान के पास वर्ल्ड का एंशिएंट माउंटेन है, अर्थात अरावली सबसे पहले बना है। और मैदानी भागों से नदियां आज भी बहती हैं, तो ये राजस्थान का सबसे लेटेस्ट पोर्शन है, ईस्टर्न प्लेन। तो इन दो को आप याद रखिएगा, अरावली एंशिएंट और ईस्टर्न प्लेन है, ये राजस्थान के न्यूली फिजिकल डिवीजन में माना जाता है। अब अरावली के साथ तो आपको दूसरा रखना है जो चट्टानी भाग है वो, और पूर्वी मैदान के साथ आपको दूसरा वो रखना है जो सोइल के रूप में है। तो चारों का सीरियल आपको याद हो जाएगा, अरावली के साथ चट्टानी भाग हाड़ौती, और मैदानी भाग के साथ सोइल वाला पार्ट डेजर्ट। तो अगर इनका एंशिएंट टू मॉडर्न फिजिकल डिवीजन की ओर इनका क्रम पूछा जाए तो आंसर रहेगा ऊपर से नीचे की ओर, और मॉडर्न फिजिकल डिवीजन यानी नवीनतम भौतिक प्रदेश से और एंशिएंट फिजिकल डिवीजन की ओर पूछा जाए तो उल्टा आंसर रहेगा। और इसमें जनरली ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, एंशिएंट फिजिकल डिवीजन राजस्थान में किसको माना जाता है, तो आंसर रहेगा इसमें माउंटेन या अरावली माउंटेन। इसके बाद में जनरली हम देखते हैं कि राजस्थान का जो हाड़ौती पठार और अरावली वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट माना जाता है, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तो राजस्थान के जो दोनों चट्टानी भाग हैं अरावली और हाड़ौती, वो इंडिया में एक चट्टानी भाग यानी कठोर भाग के हिस्से माने गए हैं। तो अपने लिए तो ये दो फिजिकल डिवीजन है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इन दोनों को पढ़ा जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। बाकी जो दो बचे हुए हिस्से हैं, जिसमें एक तो राजस्थान की अरावली के पश्चिम में डेजर्ट वाला पार्ट, और एक जो फर्टाइल लैंड के रूप में मैदान के रूप में। तो डेजर्ट यानी जो मरुस्थल वाला पार्ट है, और जो फर्टाइल लैंड यानी जो मैदानी भाग है, इन दोनों पोर्शन को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है उत्तर विशाल मैदान में। इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान के लिए जो चार फिजिकल डिवीजन थे, अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल और पूर्वी मैदान, वो इंडियन ज्योग्राफी में दो फिजिकल डिवीजन में ही कवर हो जाते हैं। अर्थात अपने जो सोइल वाले पार्ट हैं मरुस्थल और मैदान, वो इंडिया में एक सोइल वाले पार्ट, फिजिकल पार्ट के ही पार्ट होंगे, जबकि अपने जो चट्टानी भाग थे वो इंडिया में किसी चट्टानी भाग या जो हार्ड पोर्शन है, कठोर भाग है, उसी के पार्ट होंगे। अर्थात ये प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट में काउंट होंगे और सोइल वाले उत्तर विशाल मैदान के पार्ट में काउंट होंगे। अब इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके अप्लाई किए जाते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई है, राजस्थान हैज ओरिजिन फ्रॉम विच टेरिस्ट्रियल पार्ट, अर्थात किस स्थलीय भाग से राजस्थान बना है। तो जैसे ही बात आती है स्थलीय भाग की, तो अपने को केवल वो डायग्राम याद रखना है जिसमें दो लैंड पोर्शन थे, जिसमें एक तो ऊपर अंगारा लैंड और एक दूसरा था गोंडवाना लैंड, जिसमें अपना संबंध मुख्यतः किससे था, गोंडवाना लैंड से। तो अगर लैंड के बारे में दिया जाता है तो आंसर आपका रहेगा गोंडवाना लैंड, बी आंसर। जबकि इसी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को चेंज करके राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है, राजस्थान इज ओरिजिन फ्रॉम विच एक्वाटिक पार्ट। तो एक्वाटिक पार्ट के रूप में मैंने आपको बताया था राजस्थान एक तो जी और दूसरा टी अर्थात टेथिस सी। तो अब इसमें एक्वाटिक पार्ट के रूप में आंसर लेंगे अपन ये वाला सी वाला टेथिस सी। और अगर एग्जाम में कंडीशन आपको जो टेरिस्टोरियल पार्ट या आपका जो दूसरा एक्वाटिक पार्ट यानी स्थलीय भाग और जलीय भाग के रूप में आपको कंडीशन नहीं दी जाए, राजस्थान का डायरेक्ट पूछा जाए कि राजस्थान का ओरिजिन किस भाग से हुआ है, तो उसमें आपको दोनों ही मानने हैं, स्थलीय भाग और जलीय भाग अर्थात गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंडीशन पे है कि राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में बाउंड नहीं किया गया कि स्थलीय भाग में बताइए या जलीय भाग में बताइए।
तो इसका मीनिंग है इसमें दोनों को ही बताना है राजस्थान की उत्पत्ति। तो ओरिजिन ऑफ राजस्थान अपन ने देखी थी जीटी से हुई है, अर्थात गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से। तो इसमें आंसर रहेगा आपका गोंडवाना लैंड एंड टेथिस सी, अर्थात बी एंड सी दोनों। तो इन बोथ को आंसर में लेंगे, गोंडवाना लैंड और टेथिस सी वाले पार्ट को। इसके बाद में एक क्वेश्चन है राजस्थान के फिजिकल डिवीजन वाले से, अरावली और जो हाड़ौती पार्ट है वो इंडियन ज्योग्राफी वाले जो फिजिकल डिवीजन है उसमें किसका पार्ट माने जाते हैं? अरावली एंड हाड़ौती रीजन आर पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिवीजन या रीजन ऑफ इंडिया? तो ये आपको ध्यान है कि इंडिया का जो नीचे वाला 3 और पानी से घिरा हुआ चट्टानी भाग है जिसको नाम क्या दिया जाता है? प्रायद्वीप पठार, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के रूप में। तो इसमें आंसर रहेगा आपका ए। अगर यहां अरावली और हाड़ौती नहीं होके डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान होता तो इसका आंसर किसको लिया जाता? तो इसके आंसर के रूप में आता उत्तर विशाल मैदान। तो इसी के साथ आज के इस क्लास में अपन ने जिस पोर्शन को कवर किया है, एक तो राजस्थान का जो आरएस का सिलेबस है उस वाले पार्ट को, और उसी सिलेबस में अपन ने जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राजस्थान वाला वो कंप्लीट किया है। आगे के जो चैप्टर हैं वो अपन कवर करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें। थैंक यू।